हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत है एजुकेशन राइज में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। ये पेपर हमें बीकानेर से संगीता जैन ने भेजा है। तो यहाँ पर हम सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। पहली बार ये पेपर जो है वो एक स्तरीय पेपर कहा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बर्लिन दीवार किसका प्रतीक थी? ऑप्शन है अ शीत युद्ध, ऑप्शन ब शीत युद्ध के अंत, ऑप्शन स शीत युद्ध के शुरुआत का, या फिर ऑप्शन द सोवियत संघ के विघटन का। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, बर्लिन की दीवार जो है ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। ध्यान रखिएगा, बर्लिन की दीवार का गिराया जाना जो है वो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था और शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी। तो शीत युद्ध जो बर्लिन की दीवार है ये शीत युद्ध का प्रतीक है। ऑप्शन अ इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, किस घटनाक्रम को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अ है शॉक थेरेपी, ऑप्शन ब है सोवियत संघ के विघटन को, ऑप्शन द द्वितीय विश्व युद्ध को, या फिर ऑप्शन द शीत युद्ध को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शॉक थेरेपी अमेरिका ने सोवियत संघ के उद्योगों को नष्ट करने के लिए एक नीति अपनाई थी और इसीलिए इसे गराज सेल के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, 2015 में किस राष्ट्र ने अपना नया संविधान बनाया था? नेपाल, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान चार ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है नेपाल ने 2015 में अपना नया संविधान अपनाया था। चौथा प्रश्न है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था? तो ऑप्शन है 2008, 2006, 2009 और 2007। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2007। ऑप्शन द जो है इसका राइट आंसर है। 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का नया सदस्य बनाया था, 8वां सदस्य जो है वो बना था। पांचवा प्रश्न है, डैग हैमरशोल्ड को किस संकट को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों हेतु नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन अ है क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन ब है कांगो संकट, ऑप्शन स है कोरियाई संकट और ऑप्शन द है कश्मीर संकट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, कांगो संकट को सुलझाने के लिए डैग हैमरशोल्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे। अब ये तो थे ऑब्जेक्टिव जो हमने कंप्लीट किए। अब यहाँ पर हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। छठा प्रश्न है, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ कौन से चुनाव कराए जाने थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट असेंबली, राज्यसभा या फिर द प्राइम मिनिस्टर। तो इसके साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव जो है वो कराए जाने थे। स्टेट असेंबलीज के चुनाव जो है वो पहले आम चुनाव के साथ साथ कराए जाने थे। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें के दशक कि किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। तो ये गैर कांग्रेसी पार्टियों की जो जड़ें हैं ये 1950 के दशक में ही खोजी जा सकती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आठवां, स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व पुराने कांग्रेसी नेता कर रहे थे। तो ऑप्शन है पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आठवें प्रश्न का आंसर है स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी कर रहे थे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश अनिवार्य, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और रोजाना 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, मिलिए। 9वां प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी, किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या फिर स्वतंत्र पार्टी ने? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। हमने पहले भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं तो कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ और कई प्रकार के प्रश्न जो है वो अलग अलग स्टेट में रिपीट होते हैं। तो पेपर का सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएं। 10वां प्रश्न है, 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। कौन से चुनाव में? त्रिपुरा के, मणिपुर के, केरल के, आंध्र प्रदेश के? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन केरल। केरल के 1957 में जो केरल में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये तो थे हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हमने किए। अब आगे जो हम करेंगे वो है सही या गलत का चिन्ह लगाने वाले, है ना, सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, मतलब 11वां प्रश्न है कि जनमत की कमजोरी के कारण
एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए, जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम नहीं होता है, क्योंकि जनमत जब नहीं मिलता है किसी पार्टी को तो वो पार्टी अस्थिर रहती है, सरकार अस्थिर रहती है, तो यहाँ पर पार्टी मजबूत नहीं होती है। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। दूसरा अगला प्रश्न है 12वां, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहे हैं। तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध जो है वो तनावपूर्ण नहीं रहे हैं, केवल पाकिस्तान को छोड़ करके। पाकिस्तान के साथ जरूर भारत के संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं और 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन बाकी जैसे नेपाल के साथ भारत के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे थे, हालांकि बीच में अभी थोड़े से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, और उसके बाद भूटान से अभी भी अच्छे संबंध है। बांग्लादेश के साथ भी अच्छे संबंध रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश के गठन में इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके से श्रीलंका के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है, केवल पाकिस्तान को छोड़ करके। तो यह हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो हाँ, ये बात बिल्कुल शामिल थी। जब विभाजन होना था तो उसके बाद में जो आबादी थी उसको, अगर वो जो लोग वहाँ जाना चाहते वो जा सकते थे पाकिस्तान, और वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते तो वो आ सकते थे। बिल्कुल ऐसा जो है वो ऐसी बात हुई थी। ठीक है। 14वां प्रश्न है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी होता था। बिल्कुल जरूरी होता था, ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न चलते हैं, दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दक्षिण एशिया की राजनीति में ध्यान रखना, दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाते, काफ़ी हद तक निभाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। तो ये कथन सत्य नहीं है, इसे हम असत्य ही कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न है, वार्सा संधि का मुख्य काम क्या था। तो देखिए, आपको पता होगा कि 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि की स्थापना हुई थी, वार्सा संधि की गई थी। क्योंकि जो नाटो की स्थापना हुई थी अमेरिका के नेतृत्व में, तो उसके विरुद्ध में ये जो है स्थापना हुई थी, और इसका मुख्य काम था अपने सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो आपको पता होगा कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो कुछ राष्ट्रों ने, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी थी। उनका उद्देश्य था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो ये जो उनका उद्देश्य था, तो ये जो 5 इनके जो संस्थापक सदस्य देश थे, 5 जो संस्थापक सदस्य देश थे, उसमें से एक तो थे भारत, और भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे थे मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, एवं घाना के क्वामे एनक्रुमा। ये 5 जो है वो राष्ट्र और इनके राष्ट्राध्यक्षों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश का आर्थिक विकास करना। ठीक है, ये उद्देश्य था। अगला प्रश्न है योजना आयोग, 20वां प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था का नाम लिखिए। तो योजना आयोग के स्थान पर जो नई संस्था बनी है उसे नीति आयोग कहते हैं, और नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। ठीक है, नीति NITI। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति भारत में 1966 के दौरान भारत में जो अनाज उत्पादन था, अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, इसे हरित क्रांति कहते हैं। और इसे जो है विशेष करके इसका जो लाभ था वो गेहूं के उत्पादन में हुआ था। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, और उसके बाद भी चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की गई थी। अगला प्रश्न है 22वां, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसको अध्यक्ष बनाया था 1951 में। 21 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, और दीनदयाल उपाध्याय को इसका प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय को इसका प्रथम महासचिव नियुक्त किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया था, और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी।
तो ये जो हमने इस तरीके से प्रश्न किए हैं आप लोग देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, तो ये हमारे नोट्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है, तो मैप हम अलग से हमने एक किया था, हिस्ट्री के भी किए थे हमने, पॉलिटिकल के भी, आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी प्रकार के पेपर अगर आपके पास हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।